And a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 13th July, आज 13 July है, and we are here with the Hindu analysis of 13th July, that is Thursday. If I am audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible. मेरी आवाज आ रही है guys? Am I audible? Okay. Yes, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस. तो अब हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट आर्टिकल है, द मेन आर्टिकल इज अबाउट जून इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 4.8% एज फूड प्राइसेस क्लाइंब. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. देन अदर आर्टिकल इज अबाउट पीएम मोदीज विजिट टू फ्रांस. ठीक है, सो दीज टू आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इन्फ्लेशन. यू अंडरस्टैंड, वी हैव टॉट दीज थिंग्स इन द पेड क्लासेस. अगर आपने अपने पेज बैट में अपने इकोनॉमिक्स की दोनों पार्ट क्लास की होगी, इफ यू आर अटेंडेड माय बोथ द पार्ट्स, यू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन, द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स. प्लीज गो एंड रीड इट, रिवाइज इट. देन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, then what is core inflation. These things I have already discussed. Please go and read it because these terms do come in the news again and again. ये बार बार न्यूज में आता है ये सब चीजें, तो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, yes, okay, yes. So now it's talking about the food price inflation increases to 4.5% from less than 3% in the previous month due to rising cost of items such as cereals, pulses, tomatoes. ठीक है, तो ये सब के दाम बढ़े, सीरियल्स के, पल्सेस दाल के, टोमेटो यानी टमाटर के. रिटेल इन्फ्लेशन बिलो आरबीआईज अपर थ्रेशोल्ड लिमिट. मैंने होलसेल प्राइस इंडेक्स बताया था, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है कैलकुलेट करता है रिटेल इन्फ्लेशन. यस, रिटेल मतलब जो आप डायरेक्ट जाके दुकान से खरीदते हो, दैट्स रिटेल इन्फ्लेशन, राइट, है ना. एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट्स होलसेल इन्फ्लेशन एंड ऑल. सो इट सेज रिटेल इन्फ्लेशन इज स्टिल बिलो आरबीआईज upper threshold limit. Now, what is RBI's upper threshold limit? Can you please tell me? I have taught this thing again and again. RBI का limit क्या है? What is the threshold limit of RBI's inflation control policy? Your options are 4 to 6%, 2 to 6%, 0 to 6%, -2 to +2%. So RBI की एक inflation control policy है, उसके तहत कितना होना चाहिए? यानी lower limit कितना होना चाहिए और upper limit कितना होना चाहिए? मतलब according to RBI, the inflation should be within the lower limit and upper limit. इस दोनों के बीच में होना चाहिए. तो वो क्या है lower limit और upper limit बताइए. I have taught many times, even the paid classes, even the free classes, I had discussed it. Yes, very good. The right answer is option B. Priya Chavan, Alok Pratap Singh, Seema Kumari, Gopal Goyal, Iram Sheikh, you all are right. So 2 to 6% is the threshold limit of RBI inflation control policy. देखो उसका ये मतलब हुआ कि actually यहाँ पर कहीं पे 2% यहाँ पे आएगा ना, दिस इज 2%, चलो, है ना, और 6% कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सो दिस इज 6%. ठीक है, ओके, इस दोनों के बीच रेंज में होना चाहिए. ठीक है, अगर आप अभी देखोगे 4.8 समथिंग के आसपास है रिटेल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, तो ये बता रहे हैं कि दैट इज व्हाट दे सेइंग कि इट इज बिलो, है ना, रिटेल इन्फ्लेशन बिलो अभी भी उसके अंदर है, 6% के अंदर है एज फार एज दिस इज कंसर्न, फूड प्राइसेस एंड ऑल इज कंसर्न, है ना. Retail inflation hardened in June to a 3-month high of 4.8% from May's 4.3%. तो 4.3 से बढ़ के थोड़ा सा ऊपर आ गया. आप देख रहे हो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया है ना, ये 4.3 से ऊपर आ गया ना. So that is what is being talked about. So spike मतलब rise, spike मतलब होता rise, है ना, rise in prices in food grains like cereals, pulses, milk, tomato, etc. and all. That is what is being talked about here. ठीक है, तो इसके बहुत सारे reasons होते हैं. ठीक है, June was the 4th month in a row that retail inflation stayed below RBI's upper threshold of 6%. तो जून चौथा महीना था जब 6% से अंदर था. ठीक है, सो अगर 4 महीना पहले की बात करो तो वो 6% से ऊपर था. ओके, सो जून इज द 4th month in which actually the inflation is less than 6%. That is what is being talked about. तो उसके बहुत सारे कारण है, लाइक फ्लडिंग प्लस अनइवन मॉनसून. एक सबसे बड़ा कारण जो फूड प्राइसेस में बहुत सारे रीजन होते हैं, इसमें वन ऑफ द मेन प्राइसेस व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन फूड प्राइसेस, सो वन कैन बी द मॉनसून और अब्रप्ट मॉनसून. कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया,
Abrupt monsoon means like heavy rainfall, unnecessary heavy rainfall is also bad, and less rainfall is also bad. बहुत कम पानी भी नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा बारिश भी नुकसानदेह है. देयर अदर रीजंस आल्सो, इंटरनेशनल रीजन होता है, बफर स्टॉक, कई सारे रीजंस होता है. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, बट हियर द मेन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, है ना. Okay, while the RBIs are likely to release its pause and all, अब इतना जानना नहीं, release its on pause on interest rates at next month. तो ये बता रहे हैं कि हो सकता है रेपो रेट RBI ना चेंज करे. देखो इसमें समझना पड़ेगा आपको. You have to understand that RBI, I have taught in the paid classes how RBI controls money supply in the economy with the help of repo rate and reverse repo rate. ये मैंने पढ़ाया है किस तरह से कंट्रोल करता है. yes or no guys, है ना. yes. now but here अगर RBI जो है if RBI changes repo rate or reverse repo rate, perhaps the food inflation may not get controlled. ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट्स को चेंज करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है. दिस इज द जनरल बिलीफ दैट इफ वी चेंज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, द इन्फ्लेशन गेट्स कंट्रोल्ड. बट दैट इज नॉट द केस विद फूड इन्फ्लेशन. लेकिन मॉनेटरी सप्लाई चेंज करने से फूड की महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकती है, बिकॉज द रीजन इज दैट फूड इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, जैसे मॉनसून के कारण होता है. ठीक है, डिमांड सप्लाई का इशू होता है बहुत ज्यादा. ठीक है, कहीं पे ज्यादा हो गया, कहीं बहुत कम प्रोडक्टिविटी हुई. सो दीज आर द रीजन. सो फूड इन्फ्लेशन वी कैन नॉट चेंज विद द हेल्प ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, उसके लिए हम लोगों को मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वी हैव टू फोकस ऑन, है ना. दिस इज द मेन थिंग जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि वी हैव टू इंप्रूव द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? प्रॉपर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, गोडाउन्स, प्रॉपर वेयर हाउसिंग, ये सब होना चाहिए ना. then MSPs, different things are there. तो ये वो बता रहे हैं कि that is what are the reasons and all. ठीक है, spike in vegetable prices set to push retail inflation to an uncomfortable 5.3 to 5.5 in July. That is what ICRA's chief had said. ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. मानो मिश्रा, you can call on this number. नीचे में नंबर लिखा हुआ है 9538895678 पे. You can call in it and you will they will inform you about all the courses. ठीक है, okay. Yes. एक और चीज है, बिग टिकट डिफेंस डील्स लाइकली ड्यूरिंग पीएम्स पेरिस विजिट. देखो, कैन एनीवन राइट इन द लाइव चैट कि देखो देयर आर टू थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन ऑन 14th जुलाई. टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. कोई बता सकता है? वन इज पीएम मोदी इज इन फ्रांस फॉर बास्टाइल डे सेलिब्रेशन. ओके, व्हाट इज द अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू हैपन ऑन 14th जुलाई? दो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है 14 जुलाई को. एक तो है कि मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस, तो वहां पे बास्टाइल डे सेलिब्रेशन प्रेजेंट रहेंगे. एक तो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा आपको बताना है. ओके, आई एम वेटिंग फॉर दैट. सो विजिट टू फ्रांस विल प्रोवाइड न्यू इम्पेटस टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. यस, वेरी गुड. Manu Mishra has answered it correctly. So on 14th July we'll be having two things. The first is this one, and the second one is Chandrayaan 3 launch. Yes, good. Yes, many people are writing Gopal, Dhananjay, Namra. Yes, very good. Iram, Seema, Deepshika, Mahika. Yes. आप लोग सब कोई सही हो. I cannot take everyone's name. Yes, Gauri, Tansila, Khan, you all right. Okay. So we're talking about Modi ji is going to visit actually France for Bastille Day parade. Okay, on 14th July. The storming of the Bastille happened on this date in which year? Your options are 1776, 1779, 1799, 1901. Bastille का जो स्टॉर्म था, मतलब एक्चुअली बास्टाइल एक तरह का किला था, उसमें जेल वगैरह भी था आई थिंक, तो उसमें स्टॉर्म कर दिया गया था, है ना, इस डेट को. दिस हैज रिलेशन विद फ्रेंच रेवोल्यूशन. अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी, देयर आर थ्री वर्ड्स इन प्रीएम्बल which we have taken from French Revolution. I have taught in the paid classes, so I am expecting you all to answer it, है ना. प्रीएम्बल में 3 ऐसे वर्ड हैं जो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है. कैन यू प्लीज टेल मी? यस, इसका आंसर सी है. वेरी गुड, मेनी पीपल आर राइट. यस, गौरी, नितिका, इरम, महिका, तंजीला, प्रिया, धनंजय. यस, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. सो 14th July 1789 is actually the date of French Revolution. So it is considered as beginning of French Revolution. There are 3 words in preamble which we have taken from French Revolution. बताइए.
यस वेरी गुड धनंजय, फैंटास्टिक। लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लाइफ, ताकि याद रहे, समझ जाओ। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, एल लाइफ हो गया ना, सो एल आई से लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी। सो दिस वाज एक्चुअली द motto, actually, or slogan in French Revolution. Now it is, it is an integral part of French Constitution. We have taken it in our preamble. ठीक है, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं घुमा फिरा के, बिकॉज यस पीएम मोदी विजिटेड देयर, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बेसिक चीज थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, बेसिक, नॉट टू गो वेरी मच इन डिटेल, बट यस रीड समथिंग अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके यस, दिस इज द इमेजेस एंड ऑल, आपने देखा होगा एनसीईआरटी के बुक में भी अवेलेबल है दिस टाइप्स ऑफ इमेजेस एंड ऑल, है ना। 14 जुलाई 1789 स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल फोर्ट एंड ऑल, यस। हाँ, ओके, द नेक्स्ट वन इज यस, जो मैं बता रहा था कि 14 जुलाई को और क्या बड़ा होने वाला है, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। आपको ये बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। आई हैव टॉट, आई थिंक yesterday और डे बिफोर yesterday, ये मैंने बता रखा है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सबको पता होगा। एंड व्हाट इज द मॉडल ऑफ दिस रॉकेट, सो दिस इज LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और GSLV मार्क 3, ठीक है, ये वाला रॉकेट है, इसमें जाएगा चंद्रयान 3। ओके, सो ऑन 14 जुलाई द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। यही नहीं हो पाया था इन चंद्रयान 2, दिस वाज एक्चुअली नॉट सक्सेसफुल। टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, है ना, रोवर जो मूव करता है, जिसके पास व्हील्स होता है ना, जब लैंड करेगा लैंडर तभी तो उसमें से निकलेगा रोवर। टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी वहां पे जाके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, यस। हाँ, तो रोवर का नाम है प्रज्ञान, है ना, और वो निकलेगा उसी लैंडर के अंदर से निकलता है, उस लैंडर का नाम है विक्रम। ओके, इनफैक्ट चंद्रयान 2 में भी यही नाम से भेजा गया था, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, but that was unfortunately not successful. So again we are sending lander called as Vikram and rover called as Pragyan, ठीक है। विक्रम साराभाई के नाम पर है, you know विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई is father of Indian space program, founder of Incospar, which later became ISRO, ठीक है, बाद में इसरो बन गया था। सो विक्रम साराभाई इज द फाउंडर ऑफ, ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, ये फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं उनको, ठीक है, उन्हीं के नाम पर विक्रम रखा गया, ठीक है। ओके, हाँ, यस यस, ओके, हाँ, ओके, बिफोर मूविंग ऑन गाइस, दिस इज अ क्लैट 2024 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। तो हम लोग का एक जो कि आप समझो क्रैश कोर्स टाइप का लॉन्च हुआ है, and you can join it, someone was asking, तो आप इस पे कॉल कर लेना 9538895678, call on this number and you will get to know about it, ठीक है ना, about these courses। 300 plus record videos, 300 plus hours of live session etc are being provided, okay। And this is actually we are providing a 3-day free trial also। तो आप ऐप पे जाओ, go to CLAT section और आप रजिस्टर करो वहां जाके अपना फोन नंबर डाल के, एंड 3 days का फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा, मतलब 3 दिन के लिए आप जो पेड कोर्स में पेड बैचेस वाले को अवेलेबल होता है वो आपको मिल सकता है, ठीक है, फ्री में फॉर 3 days, ठीक है, यस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एडिटोरियल्स। लूट, इंट्रांसिजेंस एंड डार्कनेस ऑफ अ कॉलोनियल ब्लॉट। देखो, हिज मिस्टर शशि थरूर, सो ही राइट्स स्लाइटली टफ इंग्लिश, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट the things which he has discussed। थोड़ा सा हिस्ट्री में गए, I hope you are aware he is actually a former UN officer also, I think former UN deputy secretary general वगैरह भी रह चुके हैं, तो UN के एक सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं पहले अर्लियर। Right now he is actually a politician from Indian National Congress। He writes sometimes about the world history, international politics as well, and right now actually and right now we are actually talking about Netherlands। तो अब उन्होंने लिखा क्या है, the recent news that Netherlands will return 484 valuable artifacts it looted from Indonesia and Sri Lanka during colonial period includes the it's a Lombok treasure etc। अब देखो बताते हैं क्या है, if you see it here is the map, ठीक है, ये वाला इंडिया है, ओके, यहाँ पे देखोगे this is actually Netherlands, ठीक है। So the people of Netherlands are called as Dutch। तो 2 कंपनी बनाई गई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच वेस्ट इंडिया कंपनी। तो वेस्ट कंपनी है ना, डच ईस्ट कंपनी
वेस्ट कंपनी के नाम से। तो ईस्टर्न रीजन में, इस रीजन में डच ईस्ट कंपनी रूल करती थी, मतलब जैसे श्रीलंका में और ये पूरा रीजन में, इंडोनेशिया, मलेशिया में। सो डच का बिफोर आई कैन से जस्ट अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर या उसके टाइम पर 1930s 40s के अराउंड यहाँ पर डच का काफी बड़ा एम्पायर था, ठीक है, डच और नेदरलैंड का। ओके, इसी की वो बात कर रहे हैं कि दे हैड लूटेड फ्रॉम इंडोनेशिया एंड श्रीलंका, बहुत सारी चीजें ले गए थे वापस अपने कंट्री। ओके, so now they have said कि they will be returning back the looted 484 artifacts। artifacts मतलब जैसे होता है ना कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्कल्पचर है या इंपॉर्टेंट थिंग है ना, इंपॉर्टेंट एंशिएंट स्कल्पचर समथिंग लाइक दैट, तो वो उन लोग वापस देंगे इंडोनेशिया और श्रीलंका को। वन ऑफ देम इज लॉम्बॉक ट्रेजर, कुछ कोई स्टोन होता है एक तरह का, उसको भी वो वापस करने का इरादा है ना। सो दैट इज व्हाट दे हैव सेड। हाँ, एम्स्टरडैम इज द कैपिटल, यस गौरी, वेरी गुड। So the British have stubbornly refused for decades to return the Elgin marbles etc and all। लेकिन ब्रिटिश जो है वो रिफ्यूज करते रहे कई बार, तो उसी के बारे में जा रहे हैं। अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है, ठीक है, लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट कोहिनूर डायमंड, है ना, तो बहुत सारी चीज ब्रिटिश हैज टेकन इट फ्रॉम इंडिया बट दे आर नॉट रिटर्निंग इट। ओके, वी कैन नॉट ब्लेम ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग इन आवर कंट्री टुडे, नॉर वी शुड सी द रिटर्न ऑफ सच लूटेड आइटम्स एज पैनेशिया। मतलब ये कह रहे हैं कि हर परेशानी जो इंडिया में है वो ब्रिटिश की वजह से नहीं है। एंड दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली। ऑन 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा विटनेस्ड एटम बॉम्ब अटैक, है ना, इन जापान। दिस ईयर इट होस्टेड G7 समिट। अब देखो ये पूरी तरह दोबारा दे हैव रीडेवलप्ड इट इन द नेक्स्ट यू कैन से 75 years। So they are not putting the blame कि चूंकि अभी भी हम since they our country was, our city was bombed, so we will not develop। It's not like that। No, they have developed it। So they have come out of the past। इसको कहते हैं coming out of the past, है ना। यानी ठीक है, पुरानी यादें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो तकलीफदेह है, but still we should not be living in the past, rather we should try our best to develop ourselves, है ना। तो that is what is being talked about, है ना। Then nor should we see the return of such looted item as a panacea। panacea मतलब होता है हर मर्ज की दवा, the medicine for every problem, for every problem। So the author is saying कि if the British are going to return each and everything, let's say coinure, diamond or whatever they have looted, it's not I mean the solution of all the problems of our country, ठीक है, तो सारी समस्या सॉल्व हो जाए ऐसा भी नहीं है ना। So that is what is being talked about। वो अपनी किताब के बारे में कोट कर रहे हैं, An Era of Darkness is a book written by Mr. Shashi Tharoor, ठीक है। So that is what is being talked about। Equally we must understand the return of stolen property is not a substitute for trauma and horrors caused by colonialism। तो बता रहे हैं कि अगर आप पुराने रिटर्न कर दोगे, मान लो for example if the British decide to return all the looted items, still it cannot be considered as a substitute of trauma and horrors because the human Indians have faced a lot of problems during British rule। तो ठीक थोड़ी हो जाएगा, वो चीजें जो हिस्ट्री में लिखी हो तो लिखी रह जाएगी ना, मतलब जो प्रॉब्लम्स है लोगों ने फेस किया। So that is what the author is talking about। हाँ, ये है कोहिनूर का एक्चुअली रिप्लिका, ये वाला, ठीक है। आप जानते हो कि कोहिनूर इज नाउ इट्स द पार्ट ऑफ क्राउन ज्वेल्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल, ठीक है। इसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, जस्ट हैव एन आइडिया। Okay, the return of some of the treasures looted from India in the course of colonialism is also a much easier solution than financial reparations। हाँ, हुआ ये था कि एक कॉन्सेप्ट था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, वो उसी जमाने में शुरू हो गया था, है ना। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता है, मतलब क्या होता है, a lot of people who actually study from India do IITs and all and then they go to America and all other places। उस टाइम पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय दादा भाई नारोजी। Dada Bhai Naroji, who is considered as Grand Old Man of India, Dada Bhai Naroji। Okay, so drain of wealth means a lot of wealth were taken even at that time। तो सिर्फ कोहिनूर या आर्टिफैक्ट्स ही नहीं ले जाया गया, उसके अलावा उस जमाने, और उसको वापस नहीं किया सकता है। They actually collected huge amount of taxes, revenues from farmers from different places, and वही बता रहे हैं that cannot be realistically reclaimed। अब वो कितना कितना कहाँ ले गए उसको वापस थोड़ी मांगा जा सकता, मतलब that's not possible actually, है ना। And even it is very difficult to calculate how much they have taken or something like that। Okay, flaunting the Kohinoor and Queen's mother crown in the Tower of London is a powerful reminder of injustice perpetrated by the former imperial power। तो ये बता रहे हैं कि वो जो कोहिनूर जो है, जो लगा हुआ है क्रोन पे, वो इंसाफ मतलब नाइंसाफी का एग्जाम्पल है। दैट इज व्हाट द ऑथर इज राइटिंग। ओके,
व्हाट ब्रिटिश कुड डू व्हाइल, तो इसी में जा रहे हैं कि अच्छा एक और एग्जांपल है, ये वाला आपने सुना है? फर्स्ट प्लीज टेल मी, कोमागाता मारू इंसिडेंट हैपेंड इन विच ईयर? योर ऑप्शंस आर 1917, 1914, 1945, 1905, 1901. वैंकूवर से शिप लौटा दिया गया था. वैंकूवर इज अ प्लेस इन कनाडा. An Indian ship was going, which was asked to go back. बताइए, किसी को नहीं पता? नो वन नोस? आई मीन थोड़ा सा फेमस. यस गौरी, वेरी गुड. 1914 में हुआ था कोमागाता मारू इंसिडेंट. यस, ऐसा कुछ था. ये शंघाई वगैरह से चली. यहाँ पे हांगकांग था पहले, हांगकांग ब्रिटिश के कंट्रोल में था ना. सो इंडियंस लोग यहाँ से बैठ के जा रहे थे, यहाँ से आई थिंक इट वेंट लाइक दैट, जापान एंड ऑल. और ये यहाँ पर अगर आप यहाँ, ये कनाडा है, दिस इज कनाडा, ठीक है, ये ह्यूज सा कनाडा. इसके यहाँ पर साउथ वेस्ट में एक बहुत फेमस जगह है वैंकूवर. सो दे वर गोइंग देयर. नाउ दिस कोमागाता मारू was the name of ship, but it was asked to return back. तो ये वापस भेज दिया गया इसको कोलकाता. ऐसे कैसे कुछ आया होगा, रफ स्केच में बता रहा हूँ, सकता आगे पीछे हो, बट समथिंग लाइक दैट. एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कोमागाता मारू इंसिडेंट. बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पर. Japanese ship Komagata Maru, on which a group of British Indian attempted to migrate to Canada in April 1940, but were denied entry. ठीक है, तो उनको वापस भेज दिया गया था उस टाइम पर एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो इसी की वो बात कर रहे हैं. ठीक है, यस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकनिंग ऑटोनॉमी. ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया. पीस मिल एक्सटेंशन टू ईडी सीबीआई हेड्स आर अ सेटबैक टू देयर इंडिपेंडेंस. ठीक है, दिस इज द yesterday we had discussed this article. Yes, that ED has asked the Supreme Court has asked the Enforcement Directorate Chief to resign, to leave the post by 31st July, है ना, but allowed CVC amendment to be fine, है ना, said that CVC amendment is okay, है ना. यही था ना. देखो अब इसमें क्यों पीस मील दिख रहे हैं, मैंने कल बताया भी था आपको that yes, in general the ED director's tenure is 2 years. ठीक है, 2 साल का होता है. Okay, now 1 year extension plus 1 year extension plus 1 year extension can be given at max up to 5 years. ठीक है, यानी 2 साल कंप्लीट हो गया, फिर गवर्नमेंट चाहे तो 1 साल का दे सकती है, फिर उसके बाद अगर चाहे तो 1 साल का दे सकती है, फिर 1 साल का. ठीक है, सो लाइक दैट. तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज पीस मील एक्सटेंशन. इसी को वो व्हाट द ऑथर्स आर राइटिंग कि एक एक करके एक्सटेंशन दिया जा रहा है. इट्स नॉट 3 years extension. 1 year extension is given. If the government wants, it can give another 1 year. If the government wants, it can give another 1 year. So that was ED director. तो इसी पे वो लिख रहे हैं कि piecemeal extension to ED CBI heads are a setback to their independence. That is what they have written. So they are saying, मतलब the author is saying कि Supreme Court should have struck down CBC Amendment Act also. तो ऑथर का की ये राय है कि CBC जो अमेंडमेंट किया था उसको भी हटा देना चाहिए था, but the Supreme Court has not done it. ठीक है, verdict upholding the amendment. uphold मतलब करना था fine, saying it's okay. Statutory amendments made in 2021 to allow multiple extension of service to heads investigation agencies is a setback to the protecting institutional independence. तो ऑथर ये कह रहे हैं कि अगर 2 साल +1 अगर ऐसे दिया जा रहा है तो ये इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है. That is what the author is saying. However, the judgment to remove the Mr. S.K. Mishra as ED director is welcome. So they are the author is welcoming it that the ED director actually Supreme Court has asked to resign and all. ठीक है, तो इसी पर है, just have an idea. हाँ, नहीं, इलेक्शन कमीशन में पूरा होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. सो if someone is appointed as election commissioner, he or she will remain election commissioner for 65 years or 6 years, whichever is earlier. ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक तरह से होता है दैट 6 years का आपको टेन्योर होगा, उसमें बीच बीच में नहीं अपॉइंट होता है. अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए तो इलेक्शन कमिश्नर प्रमोट होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं. ठीक है, but in those 6 years no one can, or before 65 years of age, no one can ask him or her to leave and all, something like that. ठीक है, okay, because election commission is a constitutional body. ठीक है, जबकि ईडी और सीबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको समझना होगा. ठीक है, so of course election commission of India has more prestige because it is a constitutional body and all, है ना. yes, so that is what is being talked about. ठीक है, तो इसमें ये था कि he crossed the age of superannuation, होता था रिटायरमेंट, so he crossed the retirement age and all. तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना. we have already discussed in detail, है ना. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, we talked about amicus curiae also in this case, है ना. we had already discussed it. Please go and watch yesterday's 12th July's YouTube video.
रिगार्डिंग इट, ठीक है. Okay, the court has rejected without much justification their condition that 2021 changes to CBC and DSP. देखो ये वाला जो एक्ट है ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, सीबीआई इसी के अंडर में वर्क करती है. DSP है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. चलो अभी एक और चीज जानते हैं, क्योंकि ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं yesterday, so I'm not going very much in detail. Let's discuss about this. Where do you find 9-9 CLAT का क्वेश्चन है, और उस टाइम पर न्यूज में था इसीलिए पूछा है. Your options are Pacific Ocean, South China Sea, Indian Ocean, Atlantic Ocean. Your time starts now. Yes, very good. Gauri, Seema, Kumari, very good, fantastic. South China Sea. तो इसमें देखो एक्चुअली यहाँ पे South China Sea. Here is India, this is China, this is Philippines. ये वाला South China Sea है ना. तो यहाँ पर 9 dash lines है इस तरह करके, है ना. और ये disputed islands है between China, Vietnam, Philippines. इसे disputed island है. And that is why these are called as 9 dash lines, है ना. Okay, yes. तो इसमें क्या बता रहे हैं, the foreign minister of India Philippines met at Philippines India Joint Commission Bilateral Cooperation etc. on 29 June. तो ये लिख रहे हैं assistant professor in Nalanda University राजगीर में that the foreign ministers of both the nation met on 29th June. ठीक है, regarding actually on तो they I mean Mr. S. Jaishankar was actually the India's foreign minister, है ना, and Secretary Foreign Affairs of Philippines Enrique Manalo was there, ठीक है. अब देखो इसमें क्या आपको जाना है, डिसीजन टू ओपन द रेसिडेंट डिफेंस अटैचे ऑफिस इन मनीला, बूस्टिंग कोऑपरेशन बिटवीन कोस्ट गार्ड्स. तो ये सब बातें हुई बेसिकली, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू, है ना. सो कोस्ट गार्ड्स बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस के बीच इंप्रूव रिलेशन, इंप्रूव कोऑपरेशन होगा, है ना. मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस एक्चुअली, है ना. फिर लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन होता है, ठीक है. सो इट इज सॉर्ट ऑफ अ लोन दैट्स कॉल्ड एज लाइन ऑफ क्रेडिट. एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि ये भी एक आइलैंड कंट्री है, इंडिया के पास भी काफी बड़ा नेवल ये है पोर्ट है. सो नेवल कॉपरेशन वाज आल्सो देयर बिटवीन द टू नेशंस एंड ऑल दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. देन दे आर टॉकिंग अबाउट यूएन क्लॉज. ये पढ़िएगा आप जाके, दिस इज अ होमवर्क. देखो देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज यूएन क्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 में बना था. इट डील्स विद वाटर्स, कि किसका वाटर है. सो जैसे होता है 3 तरह का वाटर होता है. वन इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल जोन, है ना, फिर कंटिगुअस जोन, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना. ये 12 नॉटिकल माइल होता है, ये 24 नॉटिकल माइल और ये 200 नॉटिकल माइल. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट. मतलब इस तरह होता है जैसे अगर आपकी जमीन है, मान लो दिस इज योर वाटर, दिस इज द एंड, है ना. फिर यहां से पानी शुरू हो रहा है, ठीक है, दिस इज द लैंड ऑफ एनी कंट्री. तो इसमें कहां तक उसका कंट्रोल होता है, तो इसको 3 तरह से बांटा गया है ना. इसको होता है टेरिटोरियल जोन, फिर उसके बाद होता है कंटिगुअस जोन, फिर उसके बाद होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट. सो दीज आर द टर्म्स मेंशन एंड प्लीज गो एंड रीड यूएन क्लॉज. विकिपीडिया पे जाके थोड़ा सा पढ़ लेना, 1982 में, है ना. सो दिस डील्स विद द मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, की कौन सा पानी किसकी और कौन सा आइलैंड किसके कंट्री में जाएगा, है ना. यस, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. तो इसमें ना वो एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के एक जजमेंट की बात करें विच एक्चुअली फेवर्ड इन द एक्चुअली टू फिलीपींस एंड ऑल. देखो एक्चुअली हुआ देता. फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं. वेयर इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लोकेटेड? मनीला, द हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस, ठीक है. इट डिसाइडेड थिंग्स एसोसिएटेड विद साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, है ना. सबको लाइक बटन प्रेस कर दीजिए गाइस, एटलीस्ट 30+ लाइक्स ले जाओ एवरीवन. प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो. Yes, what is the right answer? Where is permanent court of arbitration located? So the right answer actually is The Hague. वही है. देखो ये जो है ना पीस पैलेस बिल्डिंग है. In this building you will find ICJ. यही आपको ICJ भी मिलेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसी के अंदर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है. हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट बी केयरफुल, है ना. सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो इन द सेम बिल्डिंग इन द हेग, ठीक है. तो दिखा देते हैं. यहाँ पे इंडिया है, दिस इज नेदरलैंड, इसी में है आपको नेदरलैंड है छोटा सा, है ना. एंड हियर यू विल फाइंड द हेग. ओके, यस. सो इट इज एक्चुअली नॉन यूएन गवर्नमेंट बॉडी, है ना. इट इज नॉट रिलेटेड विद यूनाइटेड नेशन, लेकिन ये मेनली मैरीटाइम बाउंड्रीज से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करती है ना. सो दैट इज व्हाट इट इज. इट इज अ रिजल्ट ऑफ हेग पीस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, ठीक है ना. तो इसी बिल्डिंग के अंदर आईसीजे भी है, पीस पैलेस लाइब्रेरी है, द हेग एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सारा उसी लाइब्रेरी के अंदर, उसी के अंदर पीस पैलेस बिल्डिंग के अंदर में, ठीक है. उसमें हुआ ये था 2016 में, इट वाज वेरी मच इन द न्यूज.
tribunal rejects Beijing's claim on South China Sea. So the judgment was actually against the China. तो ये जो था ना साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ये एक्चुअली से फेवरेबल टू फिलीपींस गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ऑर्डर. ओके, so that is why it was in the news. India urges adherence to 2016 ruling favoring Philippines in South China Sea. आज देखो रिसेंट रिपोर्ट है, इंडिया ने कहा है कि जो 2016 की रूलिंग आई है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, उसको फॉलो किया जाना चाहिए, राइट. सो दैट इज व्हाट इट सेड एंड ऑल. ठीक है, सो उसी की वो बात कर रहे हैं कि इट एक्चुअली, आप शॉर्ट में इतना समझ लो कि इट फेवर दिस, दीज आर, आई मीन द डिस्प्यूट्स एक्चुअली, द जजमेंट वेंट इन फेवर ऑफ फिलीपींस. चाइना सेड कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज पीसीए एंड ऑल, हम नहीं मानते. सो दैट इज व्हाट इट वाज. हाँ, आईसीसी पे वही है लेकिन वो अलग बिल्डिंग में है. ठीक है, यस यू आर राइट. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज आल्सो देयर बट दिस इज नॉट इन दिस बिल्डिंग. बिल्डिंग अलग है वो. ठीक है, द हेग में ही है, यू आर राइट, बट बिल्डिंग अलग है. ये पीस पैलेस बिल्डिंग है. पीस पैलेस बिल्डिंग इसको कहते हैं. इसमें आपको आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मिलेगा और पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बिल्डिंग मिलेगी. ठीक है, ओके ओके, यस. तो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. अब चलो कुछ आसियान की बात करें तो चलो आसियान से एक क्वेश्चन पूछते हैं. लेटेस्ट मेंबर ऑफ आसियान कौन बनने जा रहा है? फिलीपींस, ईस्ट तिमोर, ईरान, कैम्बोडिया. व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए. लेटेस्ट मेंबर ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 10 मेंबर्स है ना, 10 कंट्रीज है. बताइए. ये मैंने कई बार डिस्कस कराई थी और फॉलोइंग मी फॉर द लास्ट मेनी डेज, फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स, यू कैन आंसर इट. हाँ, यस, वेरी गुड. ईस्ट तिमोर. देखो कुछ लोग ईरान बता रहे. ईरान जो एससीओ का 9th मेंबर बना है रिसेंटली, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का. मैं आसियान का पूछ रहा हूँ तो ईस्ट तिमोर होगा. ठीक है, यस. प्रिया, चमन, गौरी, मोहन गेमिंग, रंजना, यू ऑल राइट. देखो ये वाला आसियान नेशंस कहलाता है. म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, है ना. सो दीज आर आसियान नेशंस. आई हैव टॉट इन डिटेल इन द पेड क्लासेस, है ना, 10 नेशंस. The 11th one to get added is this one, East Timor. ठीक है, okay, so just have an idea about that. Okay, एक और क्वेश्चन है. मार्क रूट, I don't know the pronunciation, perhaps it is Root. Mark Rutte was the PM of Dash who resigned recently. Your options are Philippines, Netherlands, Belgium, Sweden. What is the right answer to this question? कौन से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी रिजाइन किया है? काफी न्यूज में था अभी ये भी. Anyone? बताइए. यस, इराम शेख, वेरी गुड. प्रिया, चवन, रंजना, यस. रश्मिकांत, एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में. यस. सीमा कुमारी, नेदरलैंड एंड ऑल. यस, बी इज द राइट आंसर. इसी का ओल्ड नेम था हॉलैंड, है ना. अभी आज नेदरलैंड की बहुत सारी बात हो गई नहीं. सो यस, so the Netherlands must focus on its economic challenges to stop far right. So recently the Mark Rutte, the prime minister, has decided to resign and all, है ना. He was in power for 13 years, resigned after failing to win the support of coalition and all. तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, इतना डिटेल नहीं जाना है. कुछ माइग्रेंट क्राइसिस वगैरह है नीदरलैंड में, तो डच की जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुटे इज देयर एंड ऑल. ठीक है, he resigned and all. अभी कुछ दिन पहले न्यूज में थे. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया, जस्ट गो थ्रू इट एंड ऑल. कुछ चीजें पता होनी चाहिए. कैपिटल क्या है, करेंसी, गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज द करेंसी ऑफ नीदरलैंड एंड ऑल. ठीक है, ओके, है ना. लोग, द पीपल आर कॉल्ड एज डच. दे हैव मोस्टली ऑरेंज ड्रेस, है ना. जैसे कोई भी क्रिकेट या फुटबॉल की जो टीम होती है ना नीदरलैंड की, दे आर हैविंग ऑरेंज ड्रेस, है ना. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. ओके, तो देख लिया जाए कहाँ पे. सो हियर इज इंडिया, दिस इज नीदरलैंड, है ना, ये वाला. ठीक है, बेल्जियम के ऊपर में, है ना. एम्स्टरडैम की कैपिटल है ना. यहाँ आपको ट्राम मिलेगा, ट्राम, like very similar to you will find it in Kolkata. ट्राम समझते हो? You understand ट्राम? हेरिटेज प्रोटेक्ट करने के लिए भी रखा गया. इट्स ट्रेन ऑन द रोड, है ना, दैट्स कॉल्ड एज ट्राम. ठीक है, यस. देन ओपिनियन में हाउ द सीपीआई बास्केट कंसीड्स इन्फ्लेशन पिक्चर. देखो सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, मैंने बेसिक आइडियाज आपको पढ़ा चुका हूँ. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स. गो एंड रीड बोथ हेडलाइन वाला और कोर इन्फ्लेशन. प्लीज गो एंड रीड बोथ. ठीक है, हाँ. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. ट्राम आप लोग जानते होंगे. हाँ, बहुत फेमस. बहुत लिमिटेड जगह बचा है. एक नेदरलैंड में है, एक कोलकाता में, आई थिंक फ्यू में प्लेसेस में और होगा. हाँ, बस लाइक ट्रेन होता है. यस, इफ यू गेट अ चांस टू विजिट कोलकाता, यू मस्ट विजिट द ट्राम. दैट्स अ यूनिक थिंग, द हेरिटेज इन आवर कंट्री. शायद वो सिर्फ इंडिया में एक ही जगह बचा है
है ना, ट्रम्प. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. बहुत डिटेल में गए, सीपीआई का कौन कौन बास्केट में क्या क्या होता है, इतना नहीं जानना है, ठीक है, उतना आपके लिए काम करनी. सो नो नीड टू गो इन डिटेल. गवर्नमेंट रिजेक्ट्स यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट मूव टू डिस्कस मणिपुर सिचुएशन. देखो यूरोपियन यूनियन का ये पार्लियामेंट है. यूरोपियन यूनियन इट्स अ 27 मेंबर ग्रुपिंग ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, है ना. तो उनके एक पार्लियामेंट होते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट. ओके, है ना. तो इसी दे हैव डिसाइडेड टू डिस्कस मणिपुर इशू which is actually in India's internal matter. So India has said that this is our internal matter and no one else should be intervening and all. That is what it was in the news. India on Wednesday rejected European Parliament's plan to hold urgent debate on Manipur, calling it issue totally internal to India. Seeks to condemn violence and direct European Union stop Israel to speak to New Delhi about remedying situation. Okay, तो इसी सब की बात हो रही थी. तो थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में आप पढ़ लेना, है ना. Brexit पढ़ लेना. What is Brexit? Britain exiting from European Union. Earlier we had 28 nations. Now we have 27 nations. ठीक है. So just have an idea about it. Center to buy tomato from south and west to sell in northern cities. Actually क्या है कि I hope you are aware, if you are from North India, the prices of tomato is extremely high. I guess more than 200 or something. 150, 200 से ज़्यादा हो गया. It's all about demand and supply. है ना. I have taught about the concept of demand and supply. The inflation concept in the paid classes in economics, है ना, कि डिमांड जब कम रहेगा, डिमांड ज्यादा हो जाए, या सप्लाई कम हो जाए, डिमांड उतना रहे तो दाम बढ़ जाता है. सो एक्चुअली द सप्लाई हैज गॉन डाउन. इसमें एक रीजन ये है कि मे बी बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड ऑल. उसके अलावा ये है कि देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यानी साउथ वेस्ट मतलब महाराष्ट्र वगैरह से, और साउथ में मतलब जैसे आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, यहाँ से सरप्लस टोमेटो नॉर्थ में लाया जाएगा, है ना. सो इट विल बी मूव टू द नॉर्दर्न इंडिया to ensure that the prices should drop. Okay, yes. 400 है मुंबई बैंगलोर. I don't know about South India के कितना प्राइस है, but North India में as far as my knowledge is concerned, it is I think more than 150 or 200. So ये सब न्यूज में था. So that is what is being discussed and all, है ना. Supreme Court gets 2 new judges. 2 नए जजेस मिले हैं. तेलंगाना चीफ जस्टिस जस्टिस उज्जल भुयान एंड केरला चीफ जस्टिस जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी are actually the 2 new judges. ठीक है. तो इनके बारे में क्या जानना. Who appoints the judge? Who appoints Supreme Court judge? ये बताइए. And who administers the oath? Administers the oath. The oath of Supreme Court judge. बताइए. सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करते हैं? सो अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं. इट इज ट्रू दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 5 मेंबर कॉलेजियम, बट अगर अपॉइंट पूछा जाए तो आर्टिकल 124 इट्स प्रेसिडेंट. ठीक है. अगर हु अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज में कॉलेजियम नहीं लिखिएगा आंसर में. यू शुड राइट हु अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5 मेंबर कॉलेजियम. ठीक है. लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कॉलेजियम अपॉइंट नहीं करती, कॉलेजियम रिकमेंड करती है नेम. ठीक है. ओके. हु एडमिनिस्टर्स द ओथ? ओथ कौन करवाते हैं? सो सीजीआई एडमिनिस्टर्स द ओथ. ठीक है. अगर सीजीआई खुद सीजीआई बन रहे तब फिर प्रेसिडेंट ओथ करवाते हैं ना. सो हु एडमिनिस्टर्स द ओथ इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके. ये सब बेसिक टर्म से पूछ लेते हैं कभी कभी वन लाइनर में, तो आपको पता होना चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो कि एकदम सिंपल सी चीज गड़बड़ा जाए. ठीक है. सो गो एंड रीड. अच्छा आप एक काम कीजिएगा, गो आफ्टर द क्लास इज ओवर, रीड 124. इसमें अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी, रिमूवल ऑफ जज सब लिखा हुआ है. जैसे 124 क्लास 7 में रिमूवल की बात कही हुई है. ठीक है. तो ये पूरा पढ़ लेना आप. ठीक है. Zelensky persists with for Ukraine's NATO bid. So Zelensky, Volodymyr Zelensky, he is actually the Ukraine's president. He wants that Ukraine should become a part of NATO. मैंने सब बता रखा है. Read about Article 5 of Washington Treaty. Why is NATO so important? ठीक है. Go and find out. Okay, so go and read about it. कि अभी तक total we are having 31 member. Who is the latest one to join? 31st member अभी recently कोई join हुआ था. बताइए कौन है? इंडिया है, ये यूक्रेन है, ये रशिया है. The latest one to join the 31st member is Finland, है ना. So just have an idea about that. Okay, सबको like बटन प्रेस करते जाओ. Share this video. Subscribe to our channel. So thank you everyone. Thanks for watching. Subscribe to our channel. Press the like button also. Thanks for watching. Have a nice day.